जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका। पिछली 2 क्लासों का आपने सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे वॉइस को लेकर, जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। आज हम शुरू करेंगे उसी चैप्टर को जिस चैप्टर में हमने प्रकाश वाले में अभी तक परावर्तन के बारे में पढ़ा था। परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम अगला टॉपिक उसी में शुरू करने वाले हैं, समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण है क्या चीज़? अपन जो घरों में जो प्रयोग में लेते हैं, सामान्यतः चेहरा देखने के लिए जो दर्पण काम में लेते हैं, वही समतल दर्पण है। समतल दर्पण की कुछ शर्तें हेडिंग लगाते अपन। चैप्टर नंबर 9 है, प्रकाश वाला चल रहा है अपना, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण जो सामान्यतः दर्पण हम जो घरों में काम लेते हैं वही समतल दर्पण है। समतल दर्पण में आप ध्यान से यदि देखोगे तो दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। मतलब जैसे आप सामने खड़े हैं तो आपका जो चेहरा है, इस साइड वाला भाग इस साइड हो जाएगा और इस साइड वाला भाग इस साइड हो जाएगा। इस घटना को अपन कहेंगे पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन मतलब दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा। ये घटना क्या कहलाएगी? पार्श्व परिवर्तन। जैसे अपन दर्पण के सामने P लिखे, अगर इसको समतल दर्पण के अंदर देखें तो ये अपने को Q दिखाई देगा। यही क्या है? पार्श्व परिवर्तन है। आगे अपने सिलेबस में इसके संबंधित एक डेरिवेशन है, जिसमें अपने को सिद्ध करना है कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होती है। साथ ही इससे जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होगा? आभासी होगा। आभासी का मतलब है वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा नहीं, लेकिन हमें क्या होगा? आभास होगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रकाश की जो किरणें आ रही है टकरा के, वो किरणें जो वास्तविक किरणें हैं वो प्रतिच्छेद न करके आभासी किरणें, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे कि किरणों को पीछे बढ़ाने पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और इसकी अगली कंडीशन है कि समतल दर्पण में हमेशा बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी का मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। मतलब जितने आप दर्पण के सामने यदि 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अर्थात कहने का मतलब इसमें U बराबर V होगा, यानी बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान होगी। किससे समान होगी? दर्पण से समान होगी। यदि छोटा सा क्वेश्चन अपन यहाँ ले लें फॉर एग्जाम्पल की, यदि आपकी दर्पण से दूरी है वो 5 मीटर है। मान लिया कि आपकी जो दर्पण से दूरी है 5 मीटर है, तो आपकी ध्यान रखना, आपकी प्रतिबिंब से दूरी कितनी होगी? प्रतिबिंब से किसकी दूरी पूछ रहा है? आपकी, मतलब आप क्या एज ए बिंब काम कर रहे हो, तो आपके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो हमने अभी बताया कि बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। तो 5 मीटर आप दर्पण से दूर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे कितना बनेगा? 5 मीटर ही बनेगा। तो दोनों जुड़ जाएंगे। 5 मीटर तो दर्पण से बिंब की दूरी होगी, प्लस 5 मीटर कौन सी हो जाएगी? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो अब आपसे प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर और 5 मीटर, यानी टोटल 10 मीटर आपकी प्रतिबिंब से दूरी है। अब हम आगे करेंगे डेरिवेशन। मतलब ये जो बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान है, इसको अपन क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। शुरू करते हैं। पहले मैं दर्पण यहाँ बनाते थे रेखा चित्र। ठीक है, कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। ये डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत आती है।
ये बना दिया। अब पहले यहाँ सीधी रेखा खींच देते ताकि अपने को रेखा चित्र बनाने में आसान रहे। मान लिया यहाँ पे क्या है, बिंब है, क्या है, बिंब है पी, सॉरी बिंब क्या है, पी है। इससे दो प्रकाश की किरणें गुजर रही है, ये अपने दो प्रकाश की किरणें गुजार दी। ये किसी माध्यम की सतह या फिर अपन ऐसे मान लेते हैं कि ये क्या है, समतल दर्पण है। ये क्या है, समतल दर्पण है। अब जैसे इससे टकराएगी तो क्या होगी, किरणें परावर्तित होगी। ऐसा तो नहीं है कि दर्पण को पार करके पीछे चली जाएगी, क्योंकि समतल दर्पण के पीछे हमेशा क्या की हुई होती है, पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, तो ये किरणें क्या हो जाएगी, वापस ऐसे लौट जाएगी। ठीक है, अब ऐसे लौट गई। अब आगे यदि हम देखें तो ये किरणें एक दूसरे के क्या चल रही है, समांतर चल रही है। अब समांतर किरणें चल रही है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, लेकिन हमेशा दर्पण की स्थिति में या लेंस में दो किरणों का प्रतिच्छेद करना जरूरी है, तभी प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ऐसे। एक मिनट, अपने किरणों को क्या किया, पीछे की ओर बढ़ा दी। मैं एकदम सीधे कर देता हूं थोड़े, इस प्रकार से। ये किरणें आभासी बनाई हमने, वास्तविक किरणें नहीं है ये। कैसी किरणें, आभासी किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे किरणें क्या कर लेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेगी, एक दूसरे को काटेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, यहाँ एम लिख दिया। यहाँ पे पहली किरण जहाँ काट रही है वहाँ पे बिंदु ओ दर्शा दिया, दूसरी किरण जहाँ पे काट रही है वहाँ पे बिंदु ओ डैश दर्शा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, जो हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा है। तो एक लंब यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, इनका भी अपन क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे। यहाँ एन और यहाँ पे एन डैश। अब बाकी क्या रह गया, ये जो एंगल है अपन जो इस डेरिवेशन में काम लेने वाले हैं उनका भी अपन क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4 साथ में बुक रखें, ताकि यदि आपको ये दिखाई नहीं दे रहे एंगल के जो नाम है तो आप बुक से डायग्राम देख भी सकते हैं। और यहाँ पे एंगल नंबर 5 हो जाएगा, यहाँ वाला एंगल नंबर 6 हो जाएगा, यहाँ वाला एंगल नंबर 7 हो जाएगा, यहाँ वाला एंगल नंबर 8 हो जाएगा, और इस साइड वाला हो जाएगा एंगल नंबर 9 हो जाएगा, और यहाँ वाला हो जाएगा 10। सारे के सारे एंगल का नाम दे दिया, पूरा रेखा चित्र अपने तैयार कर लिया। वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, बिंब है। ठीक है, इससे दो प्रकाश की किरणें आएगी। पहले अपने को दो प्रकाश की किरणें बनानी है, फिर इसको सामान्य जो परावर्तन का चित्र बनाते हैं वो चित्र बना देना है। फिर जो इधर साइड में जो ये किरणें लौट रही है और ये किरणें क्या है, आ रही है, मतलब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इन परावर्तित किरणों को अपन क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब हमें इस डेरिवेशन से निकालना क्या है, सिद्ध क्या करना अपने को। ये है बिंब दूरी, क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ PM है, PM ये है बिंब दूरी। ठीक है, और P-M या फिर MP डैश अपन कह सकते हैं। MP डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, अपने को अब सिद्ध क्या करना है, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होती है, अपने को क्या करना है, सिद्ध करना। मतलब अपने को पूरे डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट लेके आना है वो PM इक्वल टू लाना है, PM इक्वल टू MP डैश। ये अपने को पूरा डेरिवेशन करके लाना है। अब शुरुआत कैसे करेंगे इसमें, एक आपने गणित में पढ़ा होगा त्रिभुजों में सर्वांग समता।
ठीक है, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना, जिसमें कोई भी तीन चीजें अपने को कॉमन करनी है, उसके बाद में वो त्रिभुज एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम या समरूप हो जाएंगे। तो अपन भी यहाँ ऐसे ही करेंगे। इसमें दो त्रिभुज लेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ कर रहा हूं मैं त्रिभुज, ये वाले लेने हैं, ये वाला त्रिभुज और वापस ये वाला त्रिभुज, मतलब त्रिभुज पी ओ डैश व त्रिभुज नीचे वाला पी डैश ओ और ओ डैश, पी डैश ओ और ओ डैश। अब इन त्रिभुजों में अपने को क्या देखना है, इन त्रिभुजों को अपने को सर्वांग सम या समरूप करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे तो अपने को ये वाली जो भुजा है ओ और ओ डैश के मध्य वाली भुजा, ये क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो अपन पहली चीज तो अपने को डायरेक्ट मिल गई, कौन सी, ये वाली भुजा। दोनों में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, ओ और ओ डैश, ओ डैश भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब तो आपको पता है, कॉमन है, मतलब इस एंगल में त्रिभुज में भी ये भुजा काम आ रही है और नीचे वाले त्रिभुज में भी काम आ रही, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। दोनों में ओ डैश, ओ और ओ डैश भुजा कॉमन है, तो ये उभयनिष्ठ हो गई, एक आ गई। अपने को अब दो निकालने। दूसरा अपन क्या करेंगे, परावर्तन का नियम लगा देंगे इसमें, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम दो पढ़े थे अपने। पहला नियम क्या पढ़ा था कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम अपने क्या पढ़ा था कि परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो दूसरे नियम का अपने कोई काम नहीं है। पहला नियम अपन काम में लेंगे, कौन सा, यहाँ मैं लिख देता हूं, कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब इस रेखा चित्र में आते हैं आप, अब इसमें देखते हैं आई कौन सा है, आर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखोगे, ये जो किरण आ रही है, ये वाली किरण आ रही है और वापस इससे जा रही है, ये लंब है, तो ये वाला यहाँ वाला कोण हो जाएगा क्या, आई, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आर। तो अपने कौन सा कोण बराबर आ रहा है, परावर्तन के नियम से कोण 2 इक्वल टू कोण 3। ठीक है, परावर्तन के नियम से आगे ये आई है, ये वाला आर है। अब ये और ये कोण बराबर है, तो अब कोण नंबर 1 और 4 ध्यान से देखोगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्ष अभिमुख कोण है, ये वाले क्या हो जाएंगे, बराबर है। अब वापस इधर की साइड में देखो, 4 नंबर और 9 नंबर ये भी क्या है, एक दूसरे के सम्मुख है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अपने कोण देखो 1, 4 और 9 बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 9, मतलब कोण 1, कोण 4 और कोण 9 का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अब हम ये बराबर रहेगा, तो अपन क्या कर सकते हैं आगे, तो अब क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस, यदि 180 डिग्री में से कोण नंबर 1 निकाल ले, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 1 कोण 1 इक्वल टू कर देंगे अपन किसको, 180 डिग्री माइनस कोण 9, दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे देखो, जब भी यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ये कोई सरल रेखा है, ठीक है, तो इस पे बढ़ने वाला कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अब यहाँ वाला, ये वाला डायग्राम है, यहाँ पे जूम करके बता रहा हूँ, तो ये इस प्रकार से गुजर रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ वाले कोण को अपने क्या नाम दिया था, एंगल नंबर 9। तो अब ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, अब इसमें से पूरे कोण में से यदि अपन 9 निकाल दे तो पीछे क्या बचेगा, ये मान बचेगा, और ये मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस
9 होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार ऊपर वाला ये बता रहा हूँ 180 डिग्री माइनस 1, ये दोनों बराबर कैसे हुआ, तो ये समझ में आ गया। अब ऊपर वाला बता रहा हूँ, बुक साथ में रखना ताकि ये डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा तो बुक से देख लेना साथ में। ठीक है, वापस ऊपर ये वाली जो रेखा आ रही है इस प्रकार से आ रही, तो यहाँ पे क्या हो रही, टच हो रही। अब यहाँ पे वापस वही पूरा कोण कितने का होगा, 180 का होगा, यानी 180। अब इस 180 में से अपन क्या निकाल लें, एंगल 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं तो अपने इसका जो मान बचेगा वो क्या रहेगा, 180 माइनस एंगल 1, यानी 180 डिग्री में से यदि कोण 1 का मान निकाल ले तो ये वाला कोण अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इस कोण का नाम अगर दें 180 डिग्री माइनस 1। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कोण है यहाँ वाला, मतलब कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 का मान है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री माइनस 1। अब कोण का नाम दे तो पी ओ और ओ डैश, यानी कोण कौन सा है, पी ओ और ओ डैश किसके बराबर है, कोण। अब वापस 180 डिग्री माइनस 9, मतलब ये वाला कोण है, यहाँ वाला कोण है, तो इसका नाम क्या देंगे, पी डैश ओ ओ डैश। कौन सा हो जाएगा, पी डैश ओ और ओ डैश, दोनों बराबर हो जाए। अपने पास में देखो पहली चीज ये आ रखी है, दूसरी चीज अपने पास में ये आ चुकी है, एक और चीज अपने को क्या लानी है, यहाँ पे कॉमन लानी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं इसी डायग्राम को जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ बना रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ बुक साथ में रखना ताकि आप डायग्राम को अच्छे से समझ पाओ। यहाँ वाला बना रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार से है कुछ। ठीक है, यहाँ पे लंब वगैरह का अपने काम नहीं है, अपने को इतना ही देखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और त्रिभुज में एक नियम होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में किसी भी एक त्रिभुज की एक भुजा से यदि लंब डाला जाए तो वो सामने वाले एंगल को हमेशा क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी समद्विभाजन करता है, समद्विभाजन करता है। तो ठीक ऐसा ही अपने यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये वाला पूरा कोण है, इसको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, यहाँ एम है, यहाँ पी है, यहाँ पे ओ डैश है और यहाँ पे क्या है, पी डैश है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, लिख सकते हैं, समझ आ गया, समद्विभाजन के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, समद्विभाजन के कारण हुआ। तो लिख सकता हूं इसी प्रकार कौन कौन सा, पी ओ डैश और पी डैश, इसी प्रकार पी एंगल पी ओ डैश और पी डैश बराबर किसके हो जाएंगे, इस नीचे वाले के। सॉरी, मैंने नीचे वाला ले लिया पहले, 1 मिनट वापस लिखता हूं। यहां वाला पी ओ डैश और ओ, कौन, पी ओ डैश और ओ, मतलब ये वाला कौन, ये ऐसा आ रहा है, फिर ऐसे चल रहा है। यहाँ वाला कौन, पी ओ डैश और यहाँ वाला, यहाँ तक ही है अपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ओ है, तो ये हो जाएगा यहाँ तक का कौन, क्या हो गया, पी ओ डैश और ओ। दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, एंगल पी डैश ओ डैश और ओ, पी डैश ओ डैश और ओ। समझ आ गया, ये बराबर हो गए। अब देखो अपने पास में 3 चीजें आ गई। मैंने पहले बताया था कि त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए कम से कम 3 चीजें कॉमन आनी चाहिए। अपने पास में आ गई, पहली क्या चीज थी, भुजा कॉमन आ चुकी है। दूसरा, यह वाले कोण
कॉमन आ चुके हैं, ये कोण और ये कोण बराबर है। तीसरी चीज, इस कोण का मान और इस कोण का मान बराबर है। अपने पास में 3 चीजें आ चुकी हैं, हमारे मतलब सर्वांग सम की शर्तें हम पूर्ण कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ओ डैश बराबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, त्रिभुज पी ओ डैश व त्रिभुज पी डैश ओ डैश क्या है, समरूप है। समरूप है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये 3 चीजें कॉमन है तो बाकी सभी की सारी चीजें क्या होगी, समान होगी। मतलब ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे, पी ओ इक्वल टू किसके हो जाएगी, पी डैश ओके, मतलब ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। वे दूसरी कौन सी है, पी ओ डैश, दूसरी कौन सी है, पी ओ डैश किसके बराबर हो जाएगी, पी डैश ओ डैश के बराबर हो जाएगी। तब ये भुजा अपने क्या होगी, बराबर होगी। अब यहां तक कर लिया, इसको याद रखना, आगे काम आने वाली है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, नीचे तो दिखाई दे रहा है। अब आगे अपन ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। अब ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। और दूसरा कौन सा, ये त्रिभुज। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं त्रिभुज कौन सा, पी ओ डैश और एम में, त्रिभुज पी ओ डैश एम व त्रिभुज पी डैश ओ डैश एम, पी डैश ओ डैश एम में। ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज वापस बता रहा हूं, देखो ये वाला त्रिभुज, अब बड़े, पहले छोटे वाले को समरूप कर दिया अपने, अब अपन करेंगे बड़े वाले त्रिभुज को समरूप, पी ओ डैश और एम, बड़े वाला ये वाला त्रिभुज, और दूसरा कौन सा, ये वाला। क्योंकि अपने को अब क्या करना है, फाइनल रिजल्ट अपने को ये और ये बराबर करनी है, तो इन दोनों को लाने के लिए अपने को इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली भुजा कौन सी, ओ डैश एम भुजा है, जो क्या है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है भाई, इसमें भी ये काम आ रही है, इसमें भी ये काम आ रही थी, ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो अपन लिख देंगे मैं पी ओ डैश एम व त्रिभुज पी डैश ओ डैश एम में भुजा एम ओ डैश उभयनिष्ठ है। एक चीज आ गई। ठीक है, दूसरी चीज अपन ये निकाल चुके हैं, पी ओ डैश व पी डैश ओ डैश बराबर है। ठीक है, ये निकाल चुके, ये देखो पी ओ डैश, ये वाली मैंने बताया था काम आने वाली, पी ओ डैश व पी डैश ओ डैश क्या है, बराबर है पी ओ डैश बराबर पी डैश ओ डैश। ये मैंने कहाँ से लिखा, पहले अपन निकाल चुके हैं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया, उस समय अपन इसको निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसको बता समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कहाँ से लिखा है। ठीक है, अपने पास में दूसरी चीज भी आ चुकी है। ठीक है, अब यहां मैं लिख देता हूं, यहाँ पे पी डैश है आ चुकी। अब तीसरी चीज अपन देखें, वापस ये वाला कोण काम आया कि नहीं आया, 2 चीजें अपन पहले जो किए उसका अब काम आ रहा है। बाकी आप ऐसे भी सोच रहे होंगे कि पहले ही इन त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देते, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये चीज अपन नहीं ला पाते, ये वाले एंगल नहीं ला पाते। तो अब यहाँ पे अपन निकाल लिया, ये ऑलरेडी अपन ने क्या निकाल रखा है, कौन, पी डैश पी ओ डैश, मतलब यहाँ वाला कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन मान बराबर है, तो एंगल पी ओ डैश और पी डैश
बराबर किसके हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, एंगल कौन सा है, पी ओ डैश एम, बराबर किसके हो जाएगा, एंगल पी डैश ओ डैश और एम, मतलब ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये किसके कारण हो रहा है, समद्विभाजन के कारण हो रहा है। अपने पास में ये तीसरी चीज भी आगे है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज पी ओ डैश एम वे त्रिभुज पी डैश ओ डैश एम क्या है, समरूप है या फिर सर्वांगसम है, समरूप है। अब ये समरूप है तो अब हम कह सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो चुकी है, ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल बराबर है। अगर ये एंगल आपको समझ नहीं आए तो यहाँ एक और अपने पास में क्या है, चांस है कि ये वाला एंगल अपन ले सकते हैं। भाई ये एंगल अपने निकाल रखा था पहले, इसलिए अपने ये ले लिया। अगर ये अपने नहीं निकाल रखा होता तो अपन ये भी ले सकते थे 90 डिग्री वाला, मतलब एंगल पी एम ओ डैश इक्वल टू एंगल पी डैश एम ओ डैश वाला, ठीक है। तो अपने पास में यह त्रिभुज समरूप है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये भुजा अपने क्या करेंगे, बराबर होगी। तो अतः क्या हो जाएगी, पी एम इक्वल टू पी डैश एम, ठीक है, पी डैश एम, ठीक है। यही चीज अपने को लानी थी। यहां देखो पी एम इक्वल टू एम पी डैश, वो आगे पीछे उसको लिखने से कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। ये और ये चीज सेम आगे अपने को यही सिद्ध करना। अतः हम क्या कह सकते हैं कि बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी का मान हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। समझ आया, ठीक है। अपन ने ये सिद्ध कर दिया। अब वापस एक बार इसको रिपीट करता हूं। डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा, करना कुछ नहीं है। त्रिभुजों को अपने पास में यहाँ पे चार त्रिभुज बन रहे हैं, देखो, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। पहले अपने को क्या करना है, त्रिभुज 1 व 2 को सर्वांगसम करना है, फिर इनको करने के बाद त्रिभुज 3 व 4 को सर्वांगसम कर देना है, फिर अपन इसको बराबर कर लेंगे। वापस एक बार पूरा समझा देता हूँ विधि से। देखो त्रिभुज पी ओ और ओ डैश, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, इसमें देखो ओ और ओ डैश कॉमन है, ये वाली भुजा है वो क्या है, कॉमन है। और फिर अपने को क्या करना, परावर्तन का नियम लगाना। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होगा। तो इस डायग्राम में आपतन कोण कौन सा है, 2 नंबर कोण, ये वाला ही है भाई, ये लंब हो गया इसके, और ये आपतित किरण होगी, इसके मध्य बनने वाला कोण ये आपतन कोण है, तो ये 2 हो गया। और परावर्तन कोण कौन सा है, ये अभिलंब हो गया, और ये परावर्तित किरण इसके मध्य बनने वाला, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। यही मैंने लिखा है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। आगे क्या, इसी प्रकार ये कैसे किया मैंने, देखो 1 और 4 बराबर हो जाएंगे शीर्षभुज से, और 4 और 9 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 और 4 और 9 बराबर हो गए शीर्षाभिमुख नियम से। या मैं लिख देता हूं, आप यदि कंफ्यूज हो जाएंगे तो, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब आगे ये 180 माइनस 1, ये कहां से लिखा, 180 डिग्री माइनस 9, ये बराबर कैसे किए मैंने, यहां से आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया था कि एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा पे बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का होता है। फिर अपने इस प्रकार की कुछ संरचनाएं, ऊपर वाला वापस कर रहा हूँ, 1 नंबर कोण है। अब तो ये पूरा का पूरा कोण यदि 180 डिग्री का है तो ये 1 है, तो इस पे बाकी का कोण क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस कोण 1, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये वाला कोण आ गया। वापस से नीचे चले जाओ
तो यहाँ पे क्या है 9 नंबर कौन एंगल है, वापस इस नीचे वाली साइड में भी क्या बनेगा 180 डिग्री का कौन बनेगा। तो ये 180 में से यदि 9 नंबर वाला एंगल निकाले या तो अपने पास इस एंगल का मान आ जाएगा। अब ये कौन बराबर हो जाएंगे। तो अपने ये लिखा मैंने एंगल पी ओ और ओ डैश, ठीक है। और दूसरा बराबर किसके किया है, पी डैश और ओ डैश के बराबर किया है, ठीक है। ये हो गया, दो चीजें अपने कर ली। तीसरी चीजें क्या लिखी मैंने, एंगल पी ओ डैश ओ इक्वल टू क्या है, एंगल पी डैश ओ। ये कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ वाला लिखा है पी ओ डैश ओ और वापस पी डैश ओ। ये कैसे लिखा है, आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा समद्विभाजन वाला, वहां से, ठीक है। तो ये समद्विभाजित हो रहा है, इसलिए एंगल 5 और एंगल 10, बुक में देखो एंगल 5 और एंगल 10 बराबर होंगे। यही चीज मैंने ये लिखी है। तो अपने पास में 3 चीजें आ चुकी है। कौन से नियम से सर्वांग हो रहा है, एक भुजा है अपने पास में, 2 क्या है, कोण है। तो नियम कौन सा लग जाएगा, सर्वांग समता का नियम लग जाएगा यहाँ पे, कोण भुजा कोण, ठीक है। कोण भुजा कोण नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। फिर ये हो गए, अब सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब बाकी की जो भी चीजें क्या है, समान है। मतलब ये एंगल और ये एंगल समान है। अब तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी ओ डैश बराबर किसके हो जाएगी, पी डैश ओ डैश के, मतलब बाहर वाली भुजा के समान हो जाएगी। अंदर वाली भुजा पी डैश ओ के है जो किसके समान हो जाएगी, पी ओ के बराबर हो जाएगी। तो ये और ये बराबर हो गए। अब अपने को दोनों त्रिभुज अब बड़े वाले त्रिभुज लेने हैं, क्योंकि अपने को यहाँ रिजल्ट बड़े वाले त्रिभुज से मिलेगा। ये ले लिए, इसमें देखेंगे तो ये वाली भुजा पहले से क्या है, कॉमन है, एम ओ, ठीक है। एम ओ डैश भुजा कॉमन आ गई। दूसरी ये हमने पहले ही निकाल लिया, पी ओ डैश बराबर किसके है, पी डैश ओ डैश के। और तीसरी चीज ये अपने एंगल निकाल लिया था सॉरी, एंगल निकाल लिया था समद्विभाजन से। तो अपने पास में तीनों चीजें आ चुकी है। इसका मतलब बड़े वाले त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब ये त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी एम और एम पी डैश भी बराबर हो जाएगी। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ आ गया होगा, रफ कर रहा हूं, बस करना कुछ नहीं है, स्टेप ध्यान रखने हैं। पहले डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस, यदि आपने डायग्राम बना लिया इसका मतलब आपने आधा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। आगे हम इसके उपयोग पढ़ लेंगे। इसके समतल दर्पण के 2 उपयोग है, कंटिन्यू चलना है। 2 उपयोग है समतल दर्पण के उपयोग, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, उस कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके 2 उपयोग है। पहला थे बहुरूपदर्शी के रूप में। बहुरूपदर्शी का मतलब क्या होता है, दर्पण लगा देते सामने, अपन जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, अपने प्रतिबिंब नजर आते हैं, उससे क्या कहते हैं, बहुरूपदर्शी कहते हैं। इस प्रकार के रूम बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुरूपदर्शी दर्पण के रूप में। दूसरा अब इस कंपटीशन के हिसाब से है कि इसमें बहुरूपदर्शी में जो 2 समतल दर्पणों के मध्य का जो एंगल होता है, हमेशा इसमें 2 समतल दर्पणों के मध्य कोण हमेशा 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। ये बात ध्यान रखनी कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि बहुरूपदर्शी दर्पण के रूप में जब समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो 2 समतल दर्पणों के मध्य कोण का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री। इस प्रकार से रखेंगे अपन, ठीक है। ये एक दर्पण हो गया, दूसरा इस प्रकार से, यहाँ वाला जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का हुआ।
दूसरा इसमें उपयोग है परिदर्शी दर्पण के रूप में। परिदर्शी दर्पण के रूप में इसमें भी एंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। कितना होगा? 45 यानी 45 डिग्री एंगल पे परिदर्शी के रूप में जब समतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो दो दर्पणों के मध्य जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो हमेशा कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार जैसे इसके बीच वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। समझ आ गया? समतल दर्पण के दो उपयोग है, एक बहुरूपदर्शी दर्पण के रूप में, दूसरा परिदर्शी दर्पण के रूप में। बहुरूपदर्शी दर्पण में जो समतल दर्पण लगाए जाते हैं उसके मध्य कोण हमेशा कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। वही परिदर्शी दर्पण के रूप में इसका उपयोग करेंगे तो 45 डिग्री का होगा। आगे कुछ तथ्य है इस दर्पण से संबंधित, वो ध्यान रखना है। ये 10th क्लास के नहीं है, ये जो अब बता रहा हूँ वो जो भी फैक्ट है वो सब कंपटीशन लेवल से है, ठीक है। समतल दर्पण से संबंधित तथ्य, पहला तो एक यही है कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण की ओर और यदि व्यक्ति v वेग से चले, यदि v चाल से जाएं तो पृथ्वी हमेशा 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, आता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा, यदि समतल दर्पण पर आपतित किरणों को स्थिर रखें, ठीक है, स्थिर रखें और समतल दर्पण को, यदि समतल दर्पण को क्या कर दे? थीटा कोण से घुमा दे। वापस मैं समझा दूंगा। समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब 2 थीटा घूम जाएगा। यदि थीटा अपन घुमाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 थीटा घूम जाएगा। तीसरा है कोण वाला। इसका ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो समतल दर्पण है, ठीक है, उसके मध्य दो समतल दर्पण दे रखे हैं। समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब, रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। संख्या, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। फॉर्मूला है 360 डिग्री बट्टा थीटा, मतलब 360 डिग्री में थीटा का भाग देना है। थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है? कोण, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, वो मान दे रखा होगा और उसको भाग देना। ध्यान रखना है, इस भाग देने के बाद जो आंसर आ जाए, जो संख्या है, वो यदि सम है तो उसमें क्या करना है? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 करना है। यदि सम आ जाए मान, जैसे अपन इसमें समकोण पर ले ले, यदि 360 डिग्री बटा 90 गुणा किससे कर, इसको निकालेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा? 0 से 0 और 4 आ रहा, मतलब सम संख्या है। तो इसमें से अपन क्या कर देंगे? 4 में से 1 घटा देंगे तो पीछे 3। यानी जब दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पे रखा जाए तो उनके मध्य रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। सम संख्या है तो 360 डिग्री बटा थीटा -1 करना है, और यदि विषम संख्या आ जाए तो अपने को -1 नहीं करना है, ठीक है। 360 डिग्री बटा थीटा में थीटा यानी कोण का भाग देने के बाद जो संख्या यदि विषम आ जाए, यानी 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, उस समय अपने को इसमें से माइनस नहीं करना है, ठीक है। और ये वाला समझ आगे, समतल दर्पण की ओर से यदि v चाल से कोई व्यक्ति आता है तो उसका जो प्रतिबिंब है 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ये कैसे होगा? मैंने पहले बताया कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होती है, अभी हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप जितने
दर्पण की ओर जाएंगे, जितनी दूरी आप इधर तय करेंगे उतनी की उतनी दर्पण सामने वाला करेगा। इसका मतलब आपको क्या प्रति आपकी दूरी हो गई, ठीक है, v तो आपकी दूरी हो गई और v चाल उसकी हो जाएगी, दोनों की चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। और फिर है आपतित किरण, समतल दर्पण पर जो पड़ने वाली किरण है उसको तो निर्धारित रखा जाए, निश्चित रखा जाए, और दर्पण को क्या कर दिया जाए, थीटा कोण से क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए। तो उस समय में जो प्रतिबिंब होगा वो 2 थीटा कोण से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, वापस उसी कंडीशन में घूमेगा, चाल वाला ही इसमें रहेगा। फिर समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात करना, ठीक है, ये बहुत ही फेमस पर्सन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अपने को पर्सन में क्या दे रखा होगा, थीटा का मान दे रखा होगा और प्रतिबिंब संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या करना है, जो पर्सन में एंगल का मान दे रखा है उसमें उसका जो भाग है 360 डिग्री में देना है। उस भाग देने के बाद यदि जो संख्या आ रही है वो सम आ रही है तो उसमें से 1 माइनस करना है, नहीं क्या करना है, 360 डिग्री बटा थीटा -1, ये तो सम आ जाए तब है। यदि विषम संख्या आ जाए तो अपने को कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री बटा थीटा, ये ज्ञात करने के बाद जो यहाँ पे संख्या आ जाए, यदि सम आ जाए तो -1 कर देना, यदि विषम आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, उस संख्या को वैसे ही रखना है। ठीक है दोस्तों, आज यही पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। धन्यवाद।